कांग्रेस वालों से मेरा यह सवाल है कि ये कैलाश साहब जब बीजेपी चले गए तो उन्होंने अपने भाषण में ये बात बोले नहीं बोले, हम थे कांग्रेस में मगर ओरिजिनल आरएसएस के हम थे, बोले ना? बोले नहीं बोले उन्होंने? मैं तो झूठ नहीं बोल रहा हूं, वरना फिर मोदी मीडिया को बोलेंगे 6 बजे चलाओ इसको दूल्हा बनाओ, झूठ बोला इन्हें। यानी मालूम हुआ कि कांग्रेस में रहते हुए भी आप आरएसएस की चड्डी या पैंट पहन के लट फिरा सकते। और याद रखिए, जालना में 10 साल से जनाब कैलाश गोविंदयाल मेयर हैं और जनाब कैलाश साहब पहले कांग्रेस में थे। उनकी वाइफ संगीता मेयर थी। उन्होंने अचानक जो है कुलाटी मार के मोदी के पास चले गए। 10 साल मेयर थे, अब माशाल्लाह से उनका बेटा और बेटी दोनों उम्मीदवार। और फिर राव साहब दानवे के परिवार से कौन है, प्रतीक और भास्कर दानवे, दोनों लड़ रहे हैं। तो परिवारवाद यहां पर भी है। अच्छा, ये दोनों लड़ रहे हैं, तो अब हम पूछना चाह रहे, कांग्रेस वालों से मेरा यह सवाल है कि ये कैलाश साहब जब बीजेपी चले गए तो उन्होंने अपने भाषण में ये बात बोले नहीं बोले, हम थे कांग्रेस में मगर ओरिजिनल आरएसएस के हम थे, बोले ना? बोले नहीं बोले उन्होंने? मैं तो झूठ नहीं बोल रहा हूं, वरना फिर मोदी मीडिया को बोलेंगे 6 बजे चलाओ इसको दूल्हा बनाओ, झूठ बोला इन्हें। तो कैलाश साहब बीजेपी में गए इलेक्शन हारने के बाद, उनको मालूम हो गया अब कांग्रेस खत्म हो गई, अब मेरा कुछ नहीं होता, क्योंकि ये सब लोग जो है रोटी सेकते ना। तो कांग्रेस को बाबा टाटा बोले क्योंकि कांग्रेस खत्म हो गई उनकी नजर में। तो उन्होंने जब बीजेपी में गए तो बोले मैं तो शुरू से आरएसएस का हूं। यानी मालूम हुआ कि कांग्रेस में रहते हुए भी आप आरएसएस की चड्डी या पैंट पहन के लट फिरा सकते। अब आपको यह पहचानना पड़ेगा कि सेक्युलरिज्म के माने क्या हैं। मैं जब कहता हूं कि जो लोग सेक्युलरिज्म की मिसाल देकर वोट हासिल करते, सबसे ज्यादा बेड़ा गर्क किया इन्होंने दलितों का, मुसलमानों का, तो यही लोगों ने किया। गयूर नौजवान साथियों, आप तमाम का बेहद शुक्रिया कि आज आप यहां पर जालना के बल्दी इंतखाबात में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से जो इंतखाबी जलसा हो रहा है उसमें आपने शिरकत की, और बावजूद इसके कि दोपहर के वक्त ये इंतखाबी जलसा हो रहा है, इतनी बड़ी तादाद में आपका यहाँ पर जमा होना इस बात का पैगाम देता है कि 15 जनवरी के दिन इंशाअल्लाह ताला आप अपना एक वोट मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के 17 उम्मीदवारों के इंतखाबी निशान पर पतंग पर बटन दबाकर आप उन तमाम उम्मीदवारों को इंशाअल्लाह कामयाबी से हमकिनार करेंगे। आपका बेहद शुक्रिया शहनशीन पर मौजूद जनाब शेख माजिद शेख आमिर साहब, जो जालना के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर हैं, शेख शफीक भाई जो बीड़ के ज़िला सदर हैं, हैदराबाद से तशरीफ़ लाए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम अराकीन बल्दिया, प्रभाग 10 से अंसारी सदफ अलमाज साहिबा, सैयद अशफाक मुनीर, प्रभाग 2 के उम्मीदवार हलीम बिन सईद, प्रभाग 4 के उम्मीदवार महमूद हाजिर,
गफूर कुरैशी साहब प्रभाग 4 के उम्मीदवार, एडवोकेट वसीम गुलाम नबी साहब प्रभाग 4 के उम्मीदवार, मोहतरमा सैयद शमा परवीन साहिबा मकबूल प्रभाग 6 के उम्मीदवार, एडवोकेट सलीम अहमद शेख अजीम प्रभाग 7 से उम्मीदवार, मोहतरमा सदफ यास्मीन इरफान शेख साहिबा प्रभाग 8 के उम्मीदवार, शेख नसीर शेख नईम प्रभाग 8 के उम्मीदवार, जनाब कुरैश रईस इस्माइल प्रभाग 8 के उम्मीदवार, जनाब शेख अनवर शेख बाबर प्रभाग 11 के उम्मीदवार, मोहतरमा खान नगमा बी खान फिरोज प्रभाग 11 के उम्मीदवार, मोहतरमा सायरा फखरुल्लाह खान प्रभाग 11 के उम्मीदवार, जनाब मोहम्मद शाहिद मोहम्मद शहजाद प्रभाग 12 के उम्मीदवार, जनाब ख्वाजा साद अहमद साहब प्रभाग 13 के उम्मीदवार, शुभा रघुनाथ पटेकर प्रभाग 14 के उम्मीदवार और प्रभाग 4 के ताईदी उम्मीदवार गायाबाई मोरे और तमाम मजलिस के मेरे रुफ़क़ा अरकान मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, अज़ीज़ान मिल्लत, 15 तारीख़ के दिन एक तारीख़ी दिन होगा जालना की तारीख़ में इंशाअल्लाह ताला। और इस दिन जालना की जनता अपने इत्तेहाद की ताकत के क़ुव्वत के बलबूते पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम 18 उम्मीदवारों को कामयाब करवाएगी। और आज आप जानते हैं कि मुख्तलिफ सियासी पार्टी के उम्मीदवार इलेक्शन लड़ रहे हैं और आज आप ये भी देखते हैं कि कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना उद्धव ठाकरे का इत्तेहाद है, वहीं पर बीजेपी शिंदे का भी इत्तेहाद है। मगर एक अजीब व गरीब बात देखने में आई, मुझे कोई ताज्जुब इस बात पर नहीं है, ना मुझे हैरत हो रही है, अजीब व गरीब इसलिए लग रहा है कि इनके सीनों में और इनके दिलो दिमाग में और इनकी जुबान पर जो अल्पसंख्यक समाज मुसलमानों की नफरत थी वो अल्हम्दुलिल्लाह बेनिकाब हो चुकी है। कांग्रेस, एनसीपी, शिवसेना, यूबीटी मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, बीजेपी और शिंदे मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। मगर आप देखते हैं कि वार्ड नंबर 10 में ये सब अलहदा अलहदा अपने उम्मीदवार को खड़ा कर रहे हैं। ए भाई बैठ जाओ ना, बैठो यार। अरे 6 फुट 2 इंच का आदमी है, बैठ के लो, तुम आती पूरी फोटो। वार्ड नंबर 10 से सुनिए, मुझे जाना है 15 मिनट में, नगर जाना है, वहां भी जाके ऑपरेशन करना है। एक राष्ट्रवादी का बहुत बोल रहा सुना मेरे बारे में, नहीं मालूम अचानक आजकल सबको मेरे कपड़ों से मोहब्बत हो गई। होता बच्चे अगर घर में नंगे फिरते थे होंगे बचपने में तो मेरे कपड़ों को देखकर तकलीफ हो रही उन लोगों को। और जो लोग कपड़ों की बात करते ना, मेरे को बहुत मीडिया वाले बोले बोलो ना। मैं बोला मैं बोलता नहीं कपड़ों पे, मैं कपड़े पहनता था, पहनता रहूंगा, क्योंकि मेरे लिए, हमारे लिए कपड़ा एक हया का मसला है। अब क्या था कि तारीख में अगर आप जाएंगे,
महात्मा गांधी के कातिल का नाम एक नाथूराम गोडसे था। तो गोडसे जो है आम मर्द नहीं था, उन्हें उल्टा था। समझे ना? समझे नहीं समझे? गोडसे जो है उसको मर्दों से मोहब्बत ज्यादा थी। हमको भी है मगर उसको अलग थी, नफसानी मोहब्बत थी। तो उन्हें क्या करता था, उसको जो हैदराबाद में हम लोग ऐसे लोगों को टुई बोलते, उन्हें उधर थे। तो वो गोडसे की फितरत इन लोगों में आ गई, कपड़ों को देखते। अरे बाबा तेरे घर में अम्मा बाबा लड़ रहे तो मैं क्या करूं? तेरी जोरू देर से खुश नहीं है, तू वजह है, मैं नहीं हूं। याद रखो, हम बोलने पे आए तो खाली अल्फाज से तुमको हर चीज बोल सकते तुम्हारे बारे में। खैर छोड़िए, अब टॉपिक पे आएंगे। तो वार्ड नंबर 10 में आपकी तवज्जो चाहता हूं, वो कुर्सियां छोड़ दो। अपने को 18 कुर्सी पे बैठना है यहां पर जालना में। तो वार्ड नंबर 10 में कांग्रेस अलग लड़ रही है, बीजेपी अलग लड़ रही है, और कांग्रेस ने शेख माजिद की कामयाबी को रोकने के लिए अमजद को टिकट दिया। एनसीपी ने कोई आमिर को दिया और मोदी जी ने शेख नईम को दिया। एक बात सुन लो, अगर 4 लोग शेर को घेर लिए तो कुछ नहीं होता। शेर का एक पंजे का मार तुमको चारों खाने चित कर देगा इंशाअल्लाह ताला। और बहुत अच्छा किया कांग्रेस, एनसीपी, बीजेपी ने, हर जगह मिलके लड़ रहे। मगर जब शेख माजिद के वार्ड नंबर 10 का मामला आया तो सब बोले नहीं नहीं, इन्हें नहीं जीतना, इन्हें जीता तो हमारे दर्द में, हमारे सर में दर्द बन जाएगा। और फिर जब विधानसभा का चुनाव आएगा ये सामने आएगा। तो अब आपको ये बताने का मकसद ये है कि चाहे कांग्रेस हो, एनसीपी हो, शिवसेना, यूबीटी या शिंदे हो या बीजेपी हो, इनको हरगिज ये बात पसंद नहीं है कि अल्पसंख्यक समाज के मुसलमानों के एक लीडरशिप पैदा हो जाए। ये कभी नहीं चाहते। ये हर समाज, हर समुदाय की लीडरशिप को पैदा किए, उसको फरोग दिए पिछले 50-60 साल में। अगर किसी को गुलाम बनाया या फिर किसी को सिर्फ वोटर बनाकर रखा तो अल्पसंख्यक समाज मुसलमान है। मैं जालना के अवाम से और खास तौर से मुस्लिम अक़लियत से अपील करने आया हूं, अगर आप सिर्फ वोटर बनेंगे तो आपकी मॉब लिंचिंग होगी। अगर आप सिर्फ वोटर बनेंगे तो आपके बच्चे और बेटियां स्कूल के बाहर रहेंगे। अगर आप सिर्फ वोटर बनेंगे तो आप जिस इलाके में रहते हैं वहां पर ना रोड बनेगी, ना पीने की पानी की लाइन आएगी, ना सीवरेज लाइन जो रोडों पर बहता है, गंदगी और सफाई का कोई इंतजाम नहीं होगा। मजलिस आपसे कह रही है कि अपनी एक पॉलिटिकल एजेंसी को पैदा करिए, अपनी एक लीडरशिप को बनाइए। जिस तरह हर समुदाय ने अपनी एक पॉलिटिकल एजेंसी और लीडरशिप को बनाया, मैं आपसे कहने आया हूं कि 15 तारीख के दिन अगर आप पतंग के निशान पर बटन दबाकर मजलिस के 18 उम्मीदवारों को कामयाब करेंगे तो ये आपकी पॉलिटिकल एजेंसी होगी, ये आपकी पॉलिटिकल लीडरशिप की कामयाबी होगी। दूसरी पार्टी को आप वोट देंगे तो आप सिर्फ वोटर रहेंगे, शहरी नहीं बन सकेंगे। आपको सिटीजन विद राइट्स बनना है। ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का एक बुनियादी पैगाम है। तो मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि 15 तारीख के दिन आप जहां कहीं भी
पतंग का निशान आपको नजर आएगा, वहां पर बटन दबाकर अपनी पॉलिटिकल एजेंसी को, अपनी लीडरशिप को, अपने इत्तेहाद को और अपनी ताकत को आपको कामयाब करना है। और याद रखिए, जालना में 10 साल से जनाब कैलाश गोविंदयाल मेयर हैं और जनाब कैलाश साहब पहले कांग्रेस में थे। उनकी वाइफ संगीता मेयर थी। उन्होंने अचानक जो है कुलाटी मार के मोदी के पास चले गए। 10 साल मेयर थे, अब माशाल्लाह से उनका बेटा और बेटी दोनों उम्मीदवार। और फिर राव साहब दानवे के परिवार से कौन है, प्रतीक और भास्कर दानवे दोनों लड़ रहे हैं। तो परिवारवाद यहां पर भी है। अच्छा, ये दोनों लड़ रहे हैं। तो अब हम पूछना चाह रहे, कांग्रेस वालों से मेरा यह सवाल है कि ये कैलाश साहब जब बीजेपी चले गए तो उन्होंने अपने भाषण में ये बात बोले नहीं बोले, हम थे कांग्रेस में मगर ओरिजिनल आरएसएस के हम थे, बोले ना? बोले नहीं बोले उन्होंने? मैं तो झूठ नहीं बोल रहा हूं, वरना फिर मोदी मीडिया को बोलेंगे 6 बजे चलाओ इसको, दूल्हा बनाओ, झूठ बोला इन्हें। तो कैलाश साहब बीजेपी में गए इलेक्शन हारने के बाद। उनको मालूम हो गया अब कांग्रेस खत्म हो गई, अब मेरा कुछ नहीं होता, क्योंकि ये सब लोग जो है रोटी सेकते ना। तो कांग्रेस को बाबा टाटा बोले, क्योंकि कांग्रेस खत्म हो गई उनकी नजर में। तो उन्होंने जब बीजेपी में गए तो बोले मैं तो शुरू से आरएसएस का हूं। यानी मालूम हुआ कि कांग्रेस में रहते हुए भी आप आरएसएस की चड्डी या पैंट पहन के लट फिरा सकते। अब आपको यह पहचानना पड़ेगा कि सेक्युलरिज्म के माने क्या हैं। मैं जब कहता हूं कि जो लोग सेक्युलरिज्म की मिसाल देकर वोट हासिल करते, सबसे ज्यादा बेड़ा गर्क किया इन्होंने दलितों का, मुसलमानों का, तो यही लोगों ने किया। आप बताइए, आपके पास भाग्यनगर है, प्रीति सुधा नगर है, यहां पर विकास का काम होता। मैं रास्ते में आ रहा था, यहां से ऐसा लग रहा कि झूले में जा रहा हूं, यूं यूं। क्या है ये? क्या कैलाश साहब इधर इंसानों की बस्ती नहीं थी क्या? तुम जब आपकी बेगम साहिबा महापौर थे, इधर काम क्यों नहीं कराया आप? ये इंसानों की बस्ती है ना, मुसलमान रहना क्या जुर्म है? कुछ डेवलपमेंट नहीं कराए। कांग्रेस पार्टी को नजर नहीं आया पूरा इलाके ये, वो 2 इलाकों में पूरा बजट लेके डालते गए, रोड, कंक्रीट, क्या क्या डाले, और यहां पर देखे तो कुछ नहीं काम हुआ। मैं आपको बता रहा हूं, ये हमारे हन्नान साहब और बाबा हल्के असेंबली बहादुरपुरा के कॉरपोरेटर हैं। इनके असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने एक फ्लाईओवर हुकूमत से सैंक्शन कराया, करीब 5 किलोमीटर का है, 5.5 किलोमीटर का फ्लाईओवर जू पार्क के सामने से अत्ताब राजनगर चौरस्ते पे उतरता है। 900 करोड़ का फ्लाईओवर, एक फ्लाईओवर काम ने वो काम तो बहुत बताएंगे, 900 करोड़ का फ्लाईओवर बनाए जू पार्क के सामने से। इसको बोलते पॉलिटिकल एजेंसी। ये कहीं कॉर्पोरेटर कांग्रेस के जीते, क्यों काम नहीं करवाया आप? आपका मेयर था ना, क्या बोलेंगे नहीं नहीं बी टीम हर चीज में मेरे को लेके आओ, कोई बात नहीं। तुम्हारे घर में मुर्गी है, मुर्गा है, सुबह 3:30 बजे नहीं पुकारा तो मालूम होगा नहीं। आज भाषण हुआ था ओवैसी का तो मुर्गा बोला कल इन्हें बहुत बोल लिया, मैं सुबह नहीं बोलता। तुम्हारे घर में भैंस है, दूध नहीं दी, बोले क्यों? भैंस ने ओवैसी का भाषण सुन के कहा कि हमारी अम्मायम कोट देंगे, दूध नहीं देती।
अरे कहां तक आप हमको मोरद इल्जाम बनाएंगे? कभी तो गिरेबान में झांक कर देखो कि तुम में कितनी गंदगी भरी हुई है। तुम इन दोनों इलाकों में काम करवा सकते तो यहां क्यों नहीं कराए? मुस्लिम बाहुल इलाकों में दलित जहां पर बसते काम नहीं होता, बल्कि ये सिर्फ जालना की नहीं है, ये पूरे भारत में ऐसा ही होता है। जहां पर दलित, मुसलमान, आदिवासी रहते वहां पर कोई डेवलपमेंट नहीं। वहां पर दो चीज नजर आएगी आपको, एक पुलिस का स्टेशन या आउटपोस्ट या फिर शराब खाना। स्कूल नजर नहीं आएगा, रोड नजर नहीं आएगी, लाइट नजर नहीं आएगी, सफाई का इंतजाम नजर नहीं आएगा। आपको खुली मोरियां नजर आएंगे और उसमें सुअर भागते हुए नजर आएंगे। क्यों होता है ये? इसलिए कि हम अपनी पॉलिटिकल एजेंसी को नहीं बनाए। मैं आपसे गुजारिश करने आया हूं कि आप अपनी पार्टी को मजबूत करिए, डरिए और घबराइए मत। अगर आप समझ रहे कि वो है ये कुछ नहीं, आपको अपने लीडरशिप को मजबूत करना है। और ये कौन सा कैलाश साहब तीर मारे? 8 दिन में एक मर्तबा पीने का पानी आता यहां पर, 8 दिन में एक मर्तबा। अब मैं अंदाजा लगा सकता हूं कि हमारी बेटियों को, माओं को कितनी तकलीफ उठाना पड़ता। हमारे मर्द लोग तो खाली मर्द है, उन्होंने कहां भरते बकेट में पानी, नाना हिलाना, ओ तुम करो। कितनी तकलीफ होती होगी महिलाओं को। 8 दिन में एक मर्तबा पानी। और विकसित भारत बोलते मोदी, विकसित भारत, ये कह का विकसित भारत? और 8 दिन में पानी आए, 8 दिन में एक मर्तबा पानी आ रहा मोदी जी। और मोदी जी बोलते, मगर कहीं पर मुझे काम कैसा हो रहा मालूम करने में ड्रोन भिजाता हूं। यह ड्रोन दिख रहा ही नहीं, कहां है नहीं मालूम। नहीं, वो तो अपना भाषण सुनने को आया, मोदी जी का ड्रोन आता ही नहीं कहीं भी। अच्छा, यहां पर पेट्रोल की क्या कीमत है बोलो जालना? हाँ, क्या कीमत है? क्या कीमत है? 105, 110। गुजरात में कैसा लीटर है मालूम आपको? जालना में 110 रुपीज लीटर इस पेट्रोल। गुजरात में 94 रुपीज ओनली। गुजरात में 94 रुपीज है। यानी कितने कम हो गए भाई? मैं तो थोड़ा वीक हूं मैच में, आप बोलो। 26 रुपए ना, 26 रुपये यहां पे ज्यादा है। और बीजेपी मोदी क्या बोलते? भाइयों बहनों, महाराष्ट्र में ट्रिपल इंजन की सरकार। ये ट्रिपल इंजन है, ये ट्रिपल इंजन है। 8 दिन में एक मर्तबा पानी जालना में, पूरे इलाकों में सीवरेज की लाइन बहती रहती है। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, और फिर आप जानते कि कई दरगाहों को, मजहबी मुकामात को बुलडोजर से तोड़ दिया गया। तो मेरी आपसे अपील है कि आप लोग 15 तारीख के दिन अपना एक वोट पतंग के निशान पर बटन दबाइए। और ये बीजेपी का जो राष्ट्रवाद का प्रोपेगेंडा है ना, इसको 2 मिनट में खोल के बताता हूं आपके सामने कितना ड्रामा है इसमें। चाइना, जब हम ऑपरेशन सिंदूर कर रहे थे, हमारी भारत की बहादुर फौज, एयरफोर्स, जब आतंकवादियों के ठिकानों पर हमारी एयरफोर्स हमला कर रही थी, उनके ठिकानों पर, तो उस वक्त चीन ने अपने फाइटर जेट्स दिए, J-10। चीन ने उसको सैटेलाइट इमेजेस दिए, ऐसे सैटेलाइट दिए कि जो आसमान पर भी दिखता पायलट को और जमीन से भी क्या हो रहा दिखता। चीन ने 80% पाकिस्तान का हथियार चीन का है। और नरेंद्र मोदी और बीजेपी, आरएसएस राष्ट्रवाद का ज्ञान सारी देश को बांटती है। क्या यह बात सच नहीं है बीजेपी आरएसएस वालों कि आज आप चीन से कह रहे हैं कि आओ भारत में और पैसा लगाओ पावर इंडस्ट्री में? बताओ, जो पाकिस्तान की मदद किया ऑपरेशन सिंदूर में, उन बहादुर फौजियों पर क्या असर पड़ रहा होगा? बताओ, उस पर, किस देश पर क्या असर पड़ेगा जो पाकिस्तान को अपने 80% हथियार पाकिस्तान के, चीन के हैं।
पूरे जेट फाइटर क्राफ्ट पाकिस्तान के पास चीन के हैं। हमारे पास ब्रह्मोस था तो हमने पाकिस्तान के 9 एयरफील्ड के परचखे उड़ा दिए ब्रह्मोस से। शहबाज शरीफ का खुद इंटरव्यू है कि मैं अंडरवेयर में स्विमिंग कर रहा था तो मेरे को फोन आया कि 9 एयरबेस उड़ गए। मगर आज आप चीन को बुला रहे हैं। हम इतने गरीब हैं कि भारत के पास पैसे नहीं है पावर इंडस्ट्री में लगाने के लिए। हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम दूसरे देश के लोगों को बोले आओ एफडीआई लगाओ, मगर हम चीन को बुला रहे हैं जो आज हथियार 80% पाकिस्तान का हथियार चीन का है। यह आपका राष्ट्रवाद है, यह आपका नेशनलिज्म है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, वहीं पर बीजेपी के लोग आप देखेंगे ट्रंप कई मर्तबा बोल दिया मैं रुकाया जंग। अब ट्रंप ने यह भी बोल दिया कि भारत को अपाची हेलीकॉप्टर चाहिए था 85, वो नहीं मिल रहे थे तो मोदी मेरे पास आके बोला सर प्लीज कैन आई टॉक टू यू। अब ट्रंप का नुमाइंदा कह रहा है कि मोदी ने ट्रंप से फोन पे बात नहीं की, इससे ट्रेड डील नहीं होगी। क्या है ये देश है ना, 133 करोड़ का देश है ये। हुक्मरान जो होता है ना उसमें इकबाल भी होना चाहिए, और इकबाल कैसे आता उसकी जात का नहीं, ये देश के इकबाल की बात हो रही है। वो गोरी चमड़ी का ट्रंप हमारे देश की तौहीन कर रहा है। बीजेपी वाले महात्मा गांधी के 3 मंदिरों का हाल है, ना सुनते ना बोलते ना कुछ करते। ये आपका राष्ट्रवाद है और आए दिन बोलते नेशनलिज्म फुला ये वो। क्या हो रहा है ये? महंगाई आसमान को छू रही है, ये बच्चों को नौकरी नहीं मिल रही है, किसान खुदकशी कर रहा है, मॉब लिंचिंग हर महीने में 1 या 2 मॉब लिंचिंग होती है। जलगांव में सुलेमान पठान को उसके ही करीबी दोस्तों ने, बचपन के दोस्तों ने मार मार कर शहीद कर दिया। 5 पीढ़ी से जलगांव में सुलेमान पठान का खानदान रहता है। बाप ने कहा 5 पीढ़ी से रह रहे थे गांव में, अब मैं नहीं रह सकता, मेरे बेटे को मार दिया। गांव के बच्चों ने अपना गांव छोड़कर चला गया। यह आपका सेकुलरिज्म है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आप मेरी इस बात को याद रखिए कि जब तक आप अपनी लीडरशिप को नहीं बनाएंगे आपके मसाइल हल नहीं हो सकते हैं, नहीं हल हो सकते हैं। जेलों में सड़ रहे हैं लोग 5-5 साल 6-6 साल, क्या वो तो यूएपीए का कानून है, बेल ही नहीं होती उसमें। 2 बच्चे जो सुप्रीम कोर्ट ने कई लोगों की बेल दी, 2 को नहीं दी। अजीबो गरीब बात है। सुप्रीम कोर्ट ने जो कानून नरेंद्र मोदी ने बनाया, उससे पहले चिदम्बरम साहब ने बनाया। सेक्शन 15A पढ़ो आप जाकर, एनी अदर वे का नाम लिया गया था उसमें, एनी अदर मीन्स। उसका हवाला देकर सुप्रीम कोर्ट ने उन 2 नौजवानों को बेल नहीं दी। वही सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जनाब सूर्या कांत साहब, जस्टिस बागची के बेंच ने महाराष्ट्र के आदिलाबाद तेलंगाना के बॉर्डर के पास गर्दी चोरली है। 2019 में 15 पुलिस वालों की हत्या हुई। नक्सलाइट्स ने आईडी ब्लास्ट किया। एक रामचंदानी साहब थे जो 2019 से जेल में। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा कि उस जज के पास बहुत से केसेस हैं, इसका यह मतलब नहीं है कि जेल में रहे, उनको इंटरिम बेल दे दी। एक एमटेक का चेयरमैन है जस्टिस संजय कुमार, सुप्रीम कोर्ट के कहा कि ज्यादा दिन तक आप जेल में किसी को नहीं रख सकते। आर्टिकल 21 का हवाला दिया उन्होंने। सुप्रीम कोर्ट के 2 बेंचेस ने जो जेल में थे 5 साल, उनको बेल दे दी। और ये 2 बच्चों की बात आई तो 15A आ गया।
तो जस्टिस वर्मा जो आज दुनिया में नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, उन्होंने सही कहा था, सुप्रीम कोर्ट इज सुप्रीम बट नॉट इनफेलेबल। बताइए क्या है ये, क्या है ये? बता रही है कानून एनी अदर वे का कौन बनाए? कांग्रेस पार्टी बनाई 2008 में। कि कौन उसकी मुखालिफत किया? एक ही एमपी असदुद्दीन ओवैसी उसकी मुखालिफत किया। किसने, सुनिए, किसने कहा था कि इसका इस्तेमाल मुसलमान, दलित, और बल्कि मैंने कहा था कि अरुंधति राय को पकड़ लेंगे, जाकर देखो पार्लियामेंट के रिकॉर्ड में है, यूट्यूब पर वीडियो है। 2019 में अमित शाह ने उस यूएपीए कानून को और खराब कर दिया। किसने सपोर्ट किया मालूम आपको? कांग्रेस पार्टी ने उसके हक में वोट दिया। मैं, इम्तियाज जलील उसके खिलाफ वोट दिए। मैं पुकार रहा था, देखो यह कानून गलत है, यह राइट टू लाइफ के खिलाफ है। किसी पे यूएपीए लगेगा तो 4 साल 3 साल बेल ही नहीं मिलेगी। हुआ ये, मुंबई में ट्रेन ब्लास्ट हुआ, 185 लोगों की मौत हुई, भारत के मुंबई के लोगों की। 11 मुसलमानों को एक्यूज बनाया गया, 19 साल जेल में थे। 19 साल के बाद बॉम्बे हाई कोर्ट ने उनसे कहा कि तुम बेकसूर हो, यू आर इनोसेंट। मगर मरने वाले पूछ रहे कि किसने मारा हमारे बाप को, हमारी बहन को, हमारे रिश्तेदार को? जो 19 साल जेल में रहकर निकले वो पूछ रहे हमको क्यों जेल में डाला? कांग्रेस की सरकार थी और ये सरकार। बताइए कब रुकेगा ये जुल्म? काला कानून नरेंद्र मोदी ने बनाया वक्फ के ऊपर। नरेंद्र मोदी, शिंदे, अजीत पवार, चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, चिराग पासवान, कुमारस्वामी, जयंत चौधरी, कुशवाहा, मांझी ने मिलकर ये कानून बनाया। आपको मालूम यह कानून कैसा असर करेगा आप पर, हम पर? इस कानून के जरिए हुकूमत किसी भी मस्जिद को हासिल कर सकती है। इस कानून के जरिए किसी भी दरगाह और खानकाह को बंद किया जा सकता है। हिंदू धर्म के स्थान पर कोई मुसलमान या ईसाई या सिख भी या बौद्ध मजहब का मेंबर नहीं बन सकता, मगर मुसलमान के धर्म स्थान वक्फ बोर्ड है, उसमें कोई भी बन सकता। यह कौन सा राइट टू इक्वालिटी के खिलाफ है? आर्टिकल 26 के खिलाफ है, मगर मोदी ने कानून बना दिया, इन सब ने तायीद की। अब वक्फ की कमेटी बनेगी तो उसमें कोई भी किसको भी चेयरमैन बना सकते हैं आप। दरगाह की कमेटी होगी, मस्जिद की कमेटी होगी, कब्रिस्तान की कमेटी होगी। यानी वक्फ कोई करना नहीं, वक्फ औलाद खत्म होने के दहाने पर आ गया। अगर कोई मस्जिद या दरगाह प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट होगी, एएसआई का 100 साल के ऊपर होगी, तो उसका मालिक अब वक्फ बोर्ड नहीं है, उसका मालिक एएसआई जो नरेंद्र मोदी के नीचे काम करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट के हिस्से में है। बताइए क्या होगा? तो ये चुनाव एक अहम चुनाव है, और अगर आप वक्फ कानून के खिलाफ हैं, जो मुझे यकीन है आप हैं, क्योंकि संविधान के खिलाफ बनाया गया, आपको अपनी इजहार नाराजगी का इजहार जमहूरी तरीके से लोकशाही देती है। वक्फ कानून बनने के बाद देश के दूसरे बड़े प्रदेश का एक बहुत बड़ा अहम इलेक्शन होने जा रहा है। मैं जालना और महाराष्ट्र की आवाम से अपील कर रहा हूं, जो बाबा साहेब अंबेडकर के संविधान से मोहब्बत करने वालों से कह रहा हूं, अगर आप इस संविधान से मोहब्बत करते हैं तो मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि 15 जनवरी के दिन पतंग के निशान पर बटन दबाकर दिल्ली के बादशाह मोदी को पैगाम दीजिए कि हम यह कानून को संविधान के खिलाफ मानते हैं। ऐसे कानून की हम तायीद नहीं कर सकते जो हमसे हमारी मस्जिद, दरगाह और खानकाह को छीनने का एक कानून बनाया गया। और बताओ आपको, नरेंद्र मोदी ने कानून इसलिए भी बनाया ताकि मुंबई में जो भारत का सबसे दौलतमंद आदमी है, जिसने अपना आलीशान, वो कितना 15 स्टोरी बिल्डिंग बनाया, किस पे बनाया मालूम आपको? वो मुस्लिम यतीम खाने पर उसने अपना आलीशान घर बनाया।
उसको बचाने के लिए मोदी ने सेक्शन 3D बनाया कि जो भी कोई ट्रस्ट बनाएगा इस कानून से पहले और बाद में वक्फ नहीं होगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इसीलिए तो मैंने पार्लियामेंट में 120 सफात पर मुश्तमिल डाइसन रिपोर्ट दी और उस कानून को नरेंद्र मोदी के सामने फाड़ कर कहा, यह कानून भारत के संविधान के खिलाफ है। हम अपनी मस्जिद का और ईमान का सौदा नहीं कर सकते। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, थाली नहीं मारना, बटन दबाना, जाके 15 को दबाएंगे ना। मालूम होना मोदी को, जो दिल्ली के बादशाह हैं, उनको मालूम होना चाहिए कि संविधान के खिलाफ आपने एक धर्म के खिलाफ इस तरह का कानून बनाया, दूसरे धर्मों के खिलाफ नहीं बना सकते। और बार बार बोलते, अरे कौन सी वक्फ की जायदाद, कहां वक्फ बचेगा, सब आप लोग उस पे कब्जा करेंगे। जो कब्जा करके बैठे वो तो ऐश करेंगे। लिमिटेशन एक्ट हिंदू धर्म के एंडोमेंट बोर्ड पर अप्लाई नहीं होता। अगर कोई हिंदू धर्म की जायदाद पर कब्जा करता है, चाहे वो 20 साल से कब्जा करो, वो प्रॉपर्टी उसकी नहीं होती, वो मंदिर, मूर्ति या धर्म की होती है। मोदी ने बोला वहां पर लिमिटेशन अप्लाई नहीं होगा, यहां पर अप्लाई होगी। यानी अगर कोई 12 साल से कब्जे में है, जिस जमीन का मालिक अल्लाह है, मोदी बोल रहे कि काबिज मालिक होगा, अल्लाह नहीं होगा। कौन सा इंसाफ है बताओ आप ये। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इस कानून के खिलाफ आपको वोट देना है। जो मॉब लिंचिंग का एक माहौल बन गया, उसके खिलाफ आपको वोट देना है। जो एक नफरत की आग अल्पसंख्यक समाज के खिलाफ लगाई गई, उसके खिलाफ आपको वोट देना है। और याद रखिए, अगर कोई बोलेगा अरे असदुद्दीन, ये जालना के 17 उम्मीदवार को वोट देने से क्या नफरत की आग कम हो जाएगी? मेरे भाई, तारीख अगर आप पढ़ेंगे, किसी आलिम दीन से पूछ लीजिए कि जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को नमरूद की आग में डालकर जलाया जा रहा था, वो आग आसमानों को छू रही थी। एक चिड़िया अपने चोंच में थोड़ा सा पानी लाकर आग पर फेंक दिया। किसी ने पूछा, है चिड़िया, तेरी चोंच तो इतनी सी, उसमें इतना पानी, ये आग कैसे ठंडी होगी जो आसमानों को छू रही है? तो उस चिड़िया ने शायद महाराष्ट्र की गयूर आवाम को पैगाम दिया कि मैं ये नहीं देख रही हूं कि आग बुझेगी या नहीं बुझेगी, मैं ये देख रही हूं कि मेरा रब देख रहा है, मैं आग को बुझाने की कोशिश कर रही हूं। तो 15 तारीख को इस आग को आपको बुझाने की कोशिश करना है। तुम अपनी कोशिश करो, हम अपनी कोशिश करेंगे, नतीजा रब्बे करीम के हाथों में है। और याद रखो, हौसले कभी पस्त होने मत दो नौजवानों, हौसलों को बुलंद रखो। और अगर तुमको हौसला हासिल करना है तो गजा के फलस्तीनियों को देखो, गजा के फलस्तीनियों को देखो। 65,000 लोग जालिम बेंयामिन नेतन्याहू, वो जहन्नम का कुत्ते ने वहां पर गजा के 65,000 लोगों की जान ले ली। मगर पिछले 3 साल में फलस्तीन में एक भी फलस्तीनी खुदकशी नहीं किया, एक भी फलस्तीनी खुदकशी नहीं किया। और यहां पर क्या है, कुछ हुआ कि अरे मैं मर जाता हूं, मैं डिप्रेस हूं। मेरे भाई, हस्बुनल्लाह व निअमल वकील, अल्लाह हमारे लिए काफी है। कभी भी हालात से मायूस नहीं होना। अल्लाह बोल रहा कि मेरी रहमत से मायूस मत हो, ला तक़नतु मिन रहमतिल्लाह, कभी अल्लाह की रहमत से मायूस मत हो। ये दुनिया जुस्तजू की जगह है, ये दुनिया इनाम की जगह नहीं। इनाम की जगह उस दिन होगी जब इंशाअल्लाह ताला रब्ब करीम जालिमों का फैसला करेगा, इनको जहन्नम में घसीटता हुआ लेकर जाएगा। तो ये दारुल अमल है, अमल करना है, कोशिश करना है और अपने हिम्मतों को बुलंद रखो आप। और ये बार बार बीजेपी के लोग
इन्हें बांग्लादेशी, इन्हें बांग्लादेशी, इन्हें बांग्लादेशी। मोदी जी, ये आपकी बहन दिल्ली में क्या कर रही? इसको ढोकला खिला रहे क्या या वड़ा पाव? उनको बिठा के रखे, बैठो, मगर हमको बांग्लादेशी, इन्हें बांग्लादेशी। मुस्लिम बाहुल इलाका मिला, अच्छा हाँ याद आया, यूपी के बाबा माने साइंटिस्ट हैं वो तो। बाबा ने बोला कि अब आप मुस्लिम अल्पसंख्यक समाज के इलाके में जाना, पुलिस को बोले, पुलिस आती देखो बाजू को चेकिंग करना है, लाओ तुम्हारा गाड़ी का कागज कहाँ है, ऐसा देखते हो, घूर के देखते, इतना ही डॉक्यूमेंट रहता। फिर गए वो, वहां जाकर उन्होंने कहा कि तुम बांग्लादेशी, एक 75 साल के बूढ़े को बोले नहीं हूं बांग्लादेशी, मैं बिहार अरारिया का हूं, मैं बिहार अरारिया का हूं। तो बोले नहीं, हमारे पास बाबा ने एक मशीन ईजाद की। वो बेचारा ज़ईफ बोला क्या मशीन है? बोले तू पलट। बेचारा पलट गया, गरीब है, थोड़ा झुक गया। बोले हम तेरी पीठ पे सेलफोन रखेंगे, यानी ये सेलफोन रखेंगे, सेलफोन बोलेगा इन्हें बांग्लादेशी या भारत का है। आप बताइए, कोई तरीका है किसी को रुस्वा करने का? काश बीजेपी आरएसएस वाले ऐसा कोई फोन निकालते, किसी के गरीब के पेट पर रखकर बोल सकते कि उसके पेट में कितने दिन से खाना नहीं खाया, बोलो बताओ। मगर तुम गरीब के पेट की फिक्र नहीं करते, तुम नफरत में डूबे हुए मुसलमानों के लिए तुम फोन को इस्तेमाल कर रहे हो, मगर उस गरीब के पास चाहे कोई समुदाय का, उसको ना खाना मिल रहा है। मेल नरिश चिल्ड्रन सबसे ज्यादा कहां है बताओ? स्टंटेड चिल्ड्रन कहां पर है बताओ? वेस्टेड चिल्ड्रन कहां पर है? सबसे ज्यादा भारत में। बताओ फिर इसका क्या होगा? तो मोदी जी बोलेंगे मॉब लिंचिंग करो, मारो इसको, इसके कपड़े पे बोलो। भारत में डेमोग्राफिक डिविडेंड पूरे विश्व में सबसे ज्यादा। अगर 60% आबादी भारत में 36 साल से कम उम्र की है, अरे हम सुपर पावर बन सकते हैं। नौजवानों को कुछ सिखाओ, नौकरी दो, कुछ हुनर दो, काम पे लगाओ। नहीं, कुछ भी नहीं, लड़ते रहो। एक वक्त आएगा 25 साल के बाद जब इस देश की 15% आबादी बूढ़े लोगों पर होगी। जब क्या होगा बताओ मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों। बहरहाल बोलने के लिए बहुत बोल सकता हूं बीजेपी, आरएसएस, कांग्रेस के बारे में, मगर वक्त की पाबंदी है, नगर को जाना है। मैं आपसे सिर्फ एक ही वादा लेकर रुखसत हो रहा हूं। आप हाथ उठाकर बता दीजिए कि 15 तारीख के दिन आपका एक एक वोट पतंग के निशान पर पड़ेगा, पड़ेगा एक एक वोट। मेरी मां और बहनों से भी गुजारिश कर रहा हूं कि आपसे भी अपील है कि पतंग को वोट दीजिए। और हमारे जो शादीशुदा कपल हैं, मैं उनसे भी अपील कर रहा हूं कि भाई खुदा के लिए हाथ जोड़ रहा हूं, सुबह उठ के 15 तारीख के दिन बीवी को तंग मत करो, प्लीज डोंट। आप उनको जरा मना के बेगम को मोटरसाइकिल पे, गाड़ी में बिठा के लिख जाओ, वोट दिला के बेगम को बोलो पतंग पे बटन डालो, शाम में ट्रीट को आपको लेके जाऊंगा मैं। अब नहीं मालूम माजिद मियां आप कहां लेके जाएंगे भाभी को शाम में, कौन सी जगह पे लिख जाएंगे माजिद? शर्मानो को इधर आओ, कौन सी जगह लिख जाएंगे तुम? अच्छी जगह कौन सी है? हाँ, मोती बाग लिख जाते कहते भाभी को। हाय हाय, इतना डर डर के बोल रहे हैं। हम लोगों की सब आप बीती ऐसी है, घर में हम लोग खामोश रहते, बाहर निकल के ओ। खैर माजिद मियां और आप लोगों से अपील है, जरा 15 तारीख को वोट डालिए, अपने माँ बाप को लेके जाइए, और जहां पतंग का निशान दिखा वहां बटन, जहां पतंग का निशान दिखा वहां बटन दबाइए। आप डालेंगे ना वोट मेरे भाई? मेरी मां और बहनों से गुजारिश है, मेरी मां और बहनों को आपको बता रहा हूं, बिहार में मजलिस के 5 एमएलए जीते, और उन 5 में से अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया ने रिपोर्ट किया
कि 5 ऐसी विधानसभा थी जहां पर वहां के खवातीन ने, महिलाओं ने वोटर लिस्ट में अपने 90% वोट का इस्तेमाल किया। 3 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी उसमें मजलिस ने कामयाबी हासिल की, वहां से मजलिस का आमदार कामयाब हुआ। तो हर वोटर अपना वोट इस्तेमाल करो। और अब जो बात बोल रहा हूं याद रखो, ये उसको नीचे करो जी। हाँ, हमारे सामने ठहरता। हाँ, करेंगे। आपका नाम, किस चीज का नाम वोटर लिस्ट में हाथ उठाओ। तकरीबन लोगों का नाम, पूरों का नाम। महाराष्ट्र में एसआईआर नहीं हुआ। महाराष्ट्र में एसआईआर जब होगा इस साल, तो आपका प्रूफ होगा ये वोट डालना, ताकि एसआईआर जब होगा तो आप इसका हवाला दे सकते हैं वोटर लिस्ट का, और 2002 की वोटर लिस्ट का। तो एसआईआर को भी सामने रखकर अपने वोट का इस्तेमाल करिए। जालना में हमारा पोलिंग परसेंटेज 90% से कम होना नहीं चाहिए, 90% होगा। 90% पोलिंग परसेंटेज हमारा होना चाहिए। तो इस वादे पर आपसे रुखसत हो रहा हूं। नारे तकबीर, नारे